नमस्कार प्रिय छात्रों, सक्सेस स्क्वायर में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में जैसा आप सभी को ध्यान है कि हमने डिस्कस कर लिया था हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। आज जो है पहली कक्षा शुरू करेंगे बेटा। हिंदी की जो पहली कक्षा है वो वर्ण विचार से है। आप सभी को ध्यान ही होगा कि पहला टॉपिक वर्ण विचार था। और बेटा मैंने ये भी कहा था कि अगर भाषा को पुख्ता बनाना है, मजबूत बनाना है और आपकी भाषा सामने वाले, जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो आपकी भाषा जो है वो अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। ये तभी हो सकती है बेटा जब आपकी भाषा जो है व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो, और इसीलिए व्याकरण का ज्ञान जो है वो अनिवार्य होता है। और पिछली कक्षा में भी मैंने पंक्ति थोड़ी आधी बोली थी, आज पूरी बोल दे रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है ना कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का शूल। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। ठीक है बेटा, और जिसमें हम समझेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद क्या हैं, ये सब, इन सब की चर्चा आज की कक्षा में की जाएगी। वर्ण की अगर बात करें प्रत्येक भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं, लिपि वर्ण होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, जो लघुतम इकाई होती है, उसको ध्वनि कहते हैं या फिर लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है या जो लघुतम इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अगर मौखिक रूप में है तो उसे ध्वनि कहेंगे, लिखित रूप में है तो उसे वर्ण कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द कई बार होता है लघुतम। लघुतम, तो भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? वो है वर्ण। ये ध्यान रखना है। लिखित रूप में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मौखिक रूप में पूछा जाए तो क्या है? ध्वनि है। एक बार हम देखेंगे इसकी परिभाषा की बारे में। तो वर्ण की परिभाषा क्या है इसे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है वर्ण रूप में, लिखित रूप में, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक थोड़ी सी त्रुटि है, मैं उसको ठीक कर देती हूँ। चिन्ह की जो वर्तनी है वो ये है, ह के नीचे हलंत है और न, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ह के नीचे हलंत और न, इसमें ये जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तो कृपया इसे एक बार आप लोग ठीक कर लेंगे। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज और समझा दूं। भाषा की जब हम बात करते हैं ना, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक क्या होता है बेटा? मौखिक होता है और एक लिखित। तो मौखिक, अगर जो भाषा का रूप होता है उसे प्रारंभिक भी बोलते हैं। भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है? मौखिक भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो क्या है? मौखिक भाषा, जिसमें हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, शब्द बोलते हैं। उन्हीं शब्दों को जब लिखित रूप में हम व्यक्त कर देते हैं तो वो कहलाती है लिखित भाषा। और लिखित रूप में हम तब व्यक्त करेंगे जब हमें वर्णों का ज्ञान होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ना। हो सकता है कि आप लोग दुविधा की स्थिति में न आ जाए, इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो इन्हीं रूपों की बात की जा रही है प्रतीक के रूप में। प्रतीक का मतलब क्या होता है? चिन्ह, है ना। तो प्रतीक क्या है? उदाहरण के तौर पर क अगर मेरे मुख से ध्वनि निकली तो इसको मैंने किस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया गया? इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर दिया गया। तो अब ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। स्पष्ट हुआ? ठीक है, रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वास्तव में वर्ण
ये अब इसमें स्टार बनाकर ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ण या अक्षर क्या है बेटा, एक छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंड या टुकड़े हम कह सकते हैं, जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई वर्ण की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है ना, उसी को कहते हैं वर्णमाला। एक बार की बात है, इंटरव्यू के दौरान किसी छात्र से पूछा गया था कि हिंदी भाषा में कितनी वर्णमाला है। अब उसे पता तो था या प्रत्येक भाषा की तो एक ही वर्णमाला होती है, पर वो होता है ना कि पहली बार साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बैठा है और घबराया हुआ सा था। ज्ञान होता है, सभी के पास ज्ञान होता है, कई बार सटीक ज्ञान भी होता है, फिर भी ऐसे घबराए हुए रहते हैं। वो थोड़ा सा घबराया था और वो सही उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर उन महोदय जी ने, जो साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपको क्या इतना नहीं पता कि प्रत्येक भाषा की तो मात्र एक ही वर्णमाला होती है, वर्ण तो बहुत सारे होते हैं, वर्णमाला तो एक ही होती है। और उन्होंने अपना ये अनुभव जो है वो हम लोगों से साझा किया था इंटरव्यू के बाद जब वो लौट के आए थे। तो वही है कि अगर आपसे कोई ऐसा होता ना कि जल्दबाजी में भी, या होता ना कि रैंडम अगर किसी ने प्रश्न कर दिया, तो घबराना नहीं है। इसका उत्तर क्या है कि वर्णमाला क्या होती है, एक ही होती है। और वर्ण तो बहुत सारे होते हैं, और वर्णों को ही जब हम व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं, है ना, या सीरियल में लगा देते हैं, या एक सीरीज में, तो वो क्या हो गया बेटा, वही हमारा हो जाता है वर्णमाला। उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों की माला यानी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित रूप के स्थान पर अगर कहीं क्रम भी लिखा है ना बेटा, तो वो भी सही है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। तो प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक ही वर्णमाला होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब वर्णों के भेदों की बात की जाए तो वर्णों के भी भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, उसको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। वर्ण और इसके भेद की बात करते हैं तो दो भेद होते हैं। यहां से मैं मिटा रही हूँ बेटा, एक मिनट। दो भेद होते हैं, पहला है हमारा स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। ये दो भेद होते हैं, ये दो भेद हैं वर्ण के। तो पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। स्वरों की अब हम बात करते हैं कि भाई स्वर क्या है। तो चलिए एक थोड़ा मजेदार सा एक प्रश्न आप लोगों से कर लिया जाए। बचपन में जब आप लोगों ने साइकिल चलानी सीखी होगी, सभी ने बचपन में चलाई होगी साइकिल, तो गिरे जरूर होंगे, हर कोई गिरता है। आप में से कुछ छात्र कह सकते हैं कि मैम हमने तो सपोर्टर जो लगे थे, जो सपोर्टिंग वाले पहिए वाले लगे रहते, हमने तो उससे सीखी, तो हम तो कभी गिरे नहीं। फिर भी यदा कदा कभी सीढ़ियों से गिरे हो, कभी घर में ऐसे ही गिर गए हो, तो आप जरा सोचिए कि जब आप गिरे तो आपके मुख से पहली ध्वनि क्या निकली। आप सभी अगर गौर करेंगे तो आप लोगों के मुख से जो ध्वनि निकली वो कुछ इस प्रकार रही होगी, आ, ई, ऊ। आप में से कई छात्रों का उत्तर हो सकता है कि हमारे मुंह से तो मम्मी पापा या दादा दादी कुछ ऐसे निकला, या भगवान, या जो भी। पर नहीं, आप गौर करेंगे सबसे पहले जो भी ध्वनि निकली है वो क्या है, आ, ई और ऊ। प्रारंभिक ध्वनियां हैं बेटा, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्रारंभिक ध्वनियां हैं। और यही ध्वनि क्यों निकली, मजे की बात यह है, यही ध्वनि क्यों निकली, कोई और ध्वनि क्यों नहीं निकली। कुछ और भी तो निकल सकती थी, पर शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना बेटा। ये ध्वनियां इसलिए निकलती हैं क्योंकि ना स्वर एक ऐसा वर्ण है, या स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जब ये हमारे मुख से बाहर निकलते हैं ना, या जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो इनके उच्चारण में हवा जो रहती है वो निर्बाध रहती है। निर्बाध अर्थात
हवा जो है वो बाधित नहीं होती है, तो ये हमारे मुख से सीधे बाहर निकल जाते हैं। इनको बोलने में किसी प्रकार की कोई भी इसको मतलब इसके उच्चारण में कोई भी अवरोध नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये हमारे मुख से क्या है, पहले बाहर निकलते हैं। और जब हमें चोट लगती है, हमारा दिल टूटता है, जब हम आह भरते हैं, तो यही ध्वनियां होती हैं, स्वर ही होते हैं। तो एक एक छोटी सी चीज आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि टूटे हुए दिल की आवाज है स्वर, है ना, आवाज है स्वर, आ ई ऊ, ये ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, हम परिभाषा पे ध्यान देते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं या उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर क्या होती है, स्वतंत्र ध्वनियां हैं। जैसा अभी मैंने बताया स्वतंत्र है क्योंकि हम किसी अन्य की सहायता नहीं ले रहे हैं इसके उच्चारण में, और साथ ही क्योंकि ये स्वतंत्र होती है इसलिए हवा बाधित नहीं होती है। ये स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आप में से कई छात्र जो है वो 13 कह सकते हैं, पर समय समय पर ना हिंदी भाषा में भी संशोधन होते रहते हैं, कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें कम कर दी जाती हैं। तो 13 जो है वो संस्कृत में है और 11 जो है वो हिंदी में है। तो स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। इसलिए आप सभी को ध्यान होगा, अगर आप लोगों ने 12 खड़ी पढ़ी हो, ध्यान दीजिए 12 खड़ी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 12 खड़ी तो वैसे बोलते थे, पर 11 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। जितने आपके स्वर हैं उतनी ही क्या है, आपकी मात्राएं भी हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अ की तो मात्रा हमें विजिबल नहीं होती, दृश्यमान नहीं होती है। बाकी आ की मात्रा आप देख लेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ, इनकी तो मात्राएं हमें विजिबल होती हैं, बस इसकी नहीं होती, वो आगे हम समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वरों की हिंदी भाषा में, एग्जाम में भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 13 भी टिक करके नहीं आना है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, वो आप देखेंगे। अब अच्छा, ये जितने स्वर है ना बेटा, इनको भी ना 2 भागों में, 2 क्या 3 भागों में इन्हें भी बांट दिया जाता है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है, इन्हें भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, स्वरों को भी। अब देखिए ह्रस्व स्वरों की बात की, अब ये क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है, ह्रस्व का मतलब छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बोलने में बहुत कम समय लगे अथवा एक मात्रा काल लगे, ये भी ध्यान रखेंगे, एक मात्रा काल, एक मात्रा काल। तो जिन स्वरों का उच्चारण जो है वो एक मात्रा काल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो सबसे कम, और इसको थोड़ा टेक्निकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, एक तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक मात्रा काल, काल का मतलब समय, एक मात्रा मतलब एक ही मात्रा, तो ये जिसमें लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इनकी संख्या 4 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको व्यक्त करती हूँ। मान लीजिए ये क है, अब इसमें हमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो इसका क्या अर्थ है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, और वो क्या है, अ है इसमें। अगर इसी के क में से अ हटा लिया जाए, है ना बेटा, क में से अ हटा लिया जाए, तो अब क्या हो जाएगा, क के नीचे हलंत लग जाएगा, मतलब क आधा है, उसमें स्वर नहीं है, परंतु स्वर है इसमें, और वो किस रूप में है, देखिए इस रूप में है जैसे लिखा गया है। आइए ध्यान देते हैं आगे। अगर क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार है की, इसी प्रकार क में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। ये अब ध्यान रखिए, जो छोटी मात्राएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लग रही हैं, बाएं तरफ लग रही हैं। ठीक इसी प्रकार क में री की मात्रा इस प्रकार से, ऋषि वाले री का ना हम ये जो एक ये वाला सिंबल होता है ना, इसको लेते हैं, ये वाला संकेत जो होता है ना वो हम लेते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है आप सभी को। हम आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिए, यहां तक हमने समझ लिया। दीर्घ स्वर पर आते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे अथवा
जिन स्वरों का उच्चारण दो मात्रा काल हो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, आ ई उ ए ओ और औ, ये 7 हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7। तो 4 और 7 11 यहाँ पर आपके पूरे हो गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर, और एक मात्रा काल की जगह यहाँ पर आप 2 मात्रा काल लिख सकते हैं कि जिसका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण 2 मात्रा काल हो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें मात्राओं का प्रयोग होता है। एक बार इसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क में हमने लगाई आ की मात्रा, ये देखिए राइट हैंड साइड है। फिर क में हमने लगा दी बड़ी ई की मात्रा, क में बड़े ऊ की मात्रा, ये क में ए की मात्रा, उच्चारण पर भी आप लोग ध्यान देते रहेंगे। क में ए की मात्रा, क में ओ की मात्रा, ओ यहाँ पर, और इसको बेटा मैं इधर लिख देती हूँ, क में ओ की मात्रा यहीं पे लिख देती हूँ, औ की मात्रा, ये ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपकी मात्राएं हो गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अ की मात्रा सिर्फ जो होती है वो विजिबल नहीं होती है, दृश्यमान नहीं होती। बाकी सारी मात्राएं जो 10 मात्राएं हैं वो सब सारी की सारी दृश्यमान होती हैं, विजिबल होती हैं, इसलिए हमें समझ में भी यही आती है। पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अक्षर, उदाहरण के तौर पे मैं एक नाम लिखती हूँ रमन, अब आप कहेंगे ये तो बिना मात्रा वाला शब्द है। अब है अमर, कहेंगे बड़े आसान आसान नाम है, अमर, अमन, रमन, ये सारे देखिए। अब आप कहेंगे इसमें कोई मात्रा नहीं है, अक्सर कहा जाता है, छोटे बच्चे भी कहते हैं इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें हमें दिख नहीं रही है वो अलग बात है, पर इन सब में अ मतलब अ तो खैर यहाँ पे है ही, म में भी अ है, र में भी है, यहाँ पर भी, इन सब में अ का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें से अ का प्रयोग हटा लिया जाए ना, तो यही सारे के सारे अक्षर जो हैं वो आधे हो जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है। ये तकनीकी बातें हैं, पर इसको आप लोग बारीकी से समझें। ठीक है बेटा, आते हैं हम प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर, अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, देखिए हमने पढ़ा 11 होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, पर स्वर के भेद कितने हैं, 3। समझने का प्रयास कीजिए। आप सब कह सकते हैं 11 तो यहीं पूरे हो गए, फिर हमें इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। 11 तो यहीं पूरे हो गए, फिर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, लिखने में तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। मात्राएं तो हमने सारी देख ली, और लिखने में तो मात्राओं का ही काम होता है। मात्राएं आ गई तो ठीक है ना, प्लुत स्वर पढ़ने की क्या जरूरत है। जब हमें किसी को पुकारना होता है ना, अक्सर मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो अपने मित्र के घर गया, और उसने कहा कि रमन नीचे आ जाओ। आराम से बोला रमन नीचे आ जाओ। अब रमन नहीं सुन रहा है क्योंकि वो सो रहा है। अब वो क्या करेगा, तो आवाज लगाएगा थोड़ा जोर से, रमन नीचे आ जाओ। रमन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो आजकल सभी के हाथ में फोन है, फोन घुमाया उसने, एक फोन किया, उसने फोन भी नहीं उठाया क्योंकि वो तो गहरी निद्रा में है, उसने फोन भी नहीं उठाया। अब क्या करेगा, अब वो जोर से आवाज लगाएगा, और जो रमन का न है ना उसको लंबा खींचेगा, रमन, न को लंबा खींच दिया। तो यही जो किसी एक ध्वनि को जब हम लंबा खींच देते हैं, तो वास्तव में वही है प्लुत स्वर। वही क्या है, प्लुत स्वर है। तो किसी भी एक ध्वनि को लंबा खींच देते हैं तो वो होता है प्लुत। ये पुकारने में, संबोधन में, कई बार जैसे सरगम के सुर होते हैं, या फिर आलाप लेना हो। एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप सब एक बार ना इसे जरूर सुनने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। बॉम्बे फिल्म का एक गाना है कि कहना ही क्या, कि हम एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के ये सिलसिले। वो मतलब उसमें ना एक जगह आलाप है, वो आलाप आप सब सुनिएगा, बहुत लंबा आलाप है।
और उसमें एक ध्वनि को लंबा खींचते हैं, पर्टिकुलर एक ध्वनि होती है उसको लंबा खींच दिया जाता है। तो यही क्या है बेटा, यही है प्लुत स्वर। तो अभी आप लोगों को प्लुत स्वर की उपयोगिता जो है वो समझ में आई होगी। वैसे तो ये हमें विजिबल नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक और मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे देती हूँ। योगा करते समय या फिर अक्सर कई बार कहा जाता है कि आप ओम का उच्चारण करें, तो ओम का उच्चारण करने का उचित तरीका क्या होता है? ओम, मतलब ओ को लंबा खींचा और फिर म। तो ये जो हमने ओ को लंबा खींचा ना, यही प्लुत है। तो ओम का उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है, ओम, ये ओ को लंबा खींच दिया। तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के सामने परिभाषा है, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तिगुना ही लगे, और अधिक भी लग सकता है, आप पर निर्भर करता है कि आप कितना लंबा खींच रहे हैं। यानी कि 3 मात्राओं का वक्त लगता है, उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। वे अक्सर दूर से किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका चिन्ह, अब ये देखिए, ये जो चिन्ह देख रहे हैं एस की आकृति वाला, ये चिन्ह होता है। और ये जो एस की आकृति वाला चिन्ह होता है ना, तकनीकी रूप से या व्याकरणिक दृष्टि से इसे कहा जाता है गुरु। इसे कहा जाता है गुरु। अक्सर जो बच्चे छंद पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो बच्चे छंद पढ़ते होंगे, तो जैसे दोहा है, सोठा है, चौपाई है, तो उन सब में भी मात्राओं को जब गिनना होता है तो इस प्रकार से गिनते हैं। ये तो एस के आकार में थोड़ी सी आकृति ऐसे रहती है, ऐसे इस प्रकार की आकृति रहेगी। ठीक है बेटा, स्पष्ट हुआ? तो ये आकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गुरु। अब आप कहेंगे कि मैम गुरु का तो अर्थ टीचर, अध्यापक ये होता है। तो बेटा गुरु जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एक गुरु का अर्थ जैसा आप लोगों ने आप लोग जानते हैं, अध्यापक, टीचर इत्यादि। एक गुरु का अर्थ होता है बड़ा और एक गुरु का अर्थ होता है भारी। तो यहाँ पर जो ये गुरु शब्द प्रयोग हुआ वो बड़ा के लिए है, कि मतलब मात्रा को बढ़ा दे रहा है या ध्वनि को बढ़ा दे रहा है, तो इस रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं गुरु। जो शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम कहें, तो उसमें ये जो चिन्ह है उसको कहा जाता है गुरु। तो अगर जैसे किसी ने रमन को बुलाया, तो रमन में न को लंबा खींचना हो तो उसके बाद ये लगा दीजिए। अब पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह है ना बेटा, उसी के माध्यम से तो हमें समझ में आएगा ना कि न को लंबा खींचना है। ऐसे तो हम सिर्फ रमन लिखा है तो हम रमन पढ़ेंगे, पर अगर ये वाला संकेत चिन्ह जुड़ गया इसमें, संकेत जुड़ गया इसमें, कौन सा? गुरु वाला, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रमन, न को लंबा खींच देंगे। स्पष्ट हो गया? ठीक इसी प्रकार से अगर ओम लिखना है तो ओ लिख के और ये चिन्ह ऐसे और म। अब इसका अर्थ क्या है? इसको, ये जो ओ की ध्वनि है इसे लंबा खींचना है, ओम। कई लोग कहते हैं कि मैम हम तो इसे अ पढ़ दिया करते थे, तो इसका उच्चारण अ नहीं है, इसका उच्चारण क्या है? अब जिस भी, अब ध्यान रखना है, अब क्योंकि इसकी कोई, वो कहते हैं ना कि कोई विशिष्ट मात्रा नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसका सिंबल नहीं है, ये जिस भी मात्रा या जिस भी अक्षर के पीछे लग जाता है, जुड़ जाता है, उसको लंबा खींचना रहता है, उसकी ध्वनि में वृद्धि हो जाती है। बस इसकी इतनी ही उपयोगिता है, इसलिए इसका कोई संकेत नहीं है, मात्रा के रूप में ये प्रयोग नहीं किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। स्वर हो गया पूरा और आते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, 33। ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न भी किया जाता है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको उत्तर क्या देना है? 33, 33। ऑप्शन में, विकल्प में कई बार ये लिखा भी रहेगा, और कई छात्र भ्रमवश 44, 54, 56 ये सब करते रहते हैं। बेटा ऐसा कोई भी उत्तर सही नहीं होता है, सही उत्तर क्या रहेगा? 33 ही सही रहेगा, इसको आप लोग गांठ बांध ले।
देखिए यहाँ पर परिभाषा जैसी है, वर्णित है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। व्यंजन के भेद की बात करते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर थोड़ी सी वर्तनीय त्रुटि है, मैं इसको ठीक करती हूँ। अंतः विसर्ग का प्रयोग होगा और स्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और अगला क्या है, अंतिम जो है वो है ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से हमारे कितने व्यंजन हैं बेटा, ये व्यंजन के 3 भेद होते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रम से अब समझते चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ ही क्या होता है, छूना, टच करना। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है और इनको कितने भागों में बांट दिया जाता है बेटा, 5 भागों में बांटा जाता है। 5 का अगर वर्ग की बात करते हैं 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो स्पर्श व्यंजनों की भी संख्या कितनी है, 25 है। इसको एक सरल शब्द में मैं ऐसे समझाती हूँ। अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो क्या है, तो जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, विशेषकर स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख, जीभ जो है वो हमारे मुख के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करे, जीभ जो है वो किसी न किसी स्थान को स्पर्श करे, अथवा जो हमारी प्राण वायु है या जो हमारी श्वास वायु है जो कि फेफड़ों से निकलती है और मुख से बाहर, फेफड़ों के द्वारा मुख से बाहर निकलती है, और वो वायु कहीं ना कहीं स्पर्श करे या जीभ भी स्पर्श करे, ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, वायु और जीभ। और अगर हम बात करते हैं च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की, तो यहाँ पे जीभ का स्पर्श है। पर अगर हम क वर्ग की बात करते हैं तो जीभ जो है वो हमारी नीचे की तरफ स्पर्श करती है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग और जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, ये वायु वायु है और वायु के साथ ये जीभ भी, वायु के साथ जीभ का जीभ का कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करे, है ना, तो उसे हम अब क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ क, ख, ग, घ, अंग, आप सब ध्यान देते जाएंगे, आप भी साथ साथ प्रयास करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा आप सभी को। तो जो आपकी जो जीभ है वो इधर इधर की तरफ स्पर्श कर रही है। फिर जब हम बोल रहे हैं च, छ, ज, झ, य, तो आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है, दांत के ठीक पीछे वहां पर स्पर्श कर रही है। आगे हम बढ़ते हैं, ट वर्ग की हम बात करते हैं तो ये स्पर्श करेगी मूर्धा को। मूर्धा बेटा कौन सा स्थान होता है, इसको मैं अगर स्पष्ट करना चाहूँ, स्पष्ट अगर कराना चाहूँ तो कुछ ऐसे में एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकती हूँ कि जब हम पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा खाते समय उसकी जो हम पहली स्लाइस उठाते हैं और जो हम फर्स्ट बाइट हम कट करते हैं, तो पिज्जा की गर्माहट सबसे पहले हम मुख में जिस स्थान पर महसूस करते हैं वही स्थान मूर्धा है। और मूर्धा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है शीर्ष या फिर छत, वो होता है शीर्ष या फिर छत, मतलब टॉप। तो मूर्धा वही स्थान है। तो जब हम बोलते हैं ना ट, ठ, ड, ढ, ण, आप सब ध्यान दीजिए कि आपकी जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है। ठीक वही स्थान है ना, जब आप पिज्जा खाते हैं तो पहली बार, मतलब जो वो कहते हैं ना कि गरम गरम आपने पिज्जा खाया और गर्माहट आपने जिस स्थान पे महसूस की, मुख में जिस स्थान पे आपने महसूस की, वही क्या है, मूर्धा, और वही क्या है, हमारा ट वर्ग है। ठीक इसी प्रकार त वर्ग की बात करते हैं, त, थ, द, ध, न। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि जीभ जो है वो दांत को स्पर्श कर रही है। प, फ, ब, भ, म, इसमें जो वायु है फेफड़ों से निकलने वाली, और वायु जो है फेफड़ों से निकलते हुए, फेफड़ों के द्वारा मुख से बाहर निकलते हुए, तो वो ओष्ठ को स्पर्श कर रही है, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ से
आप लोगों को स्पष्ट हो गया। तो अब देखिए क वर्ग 5 वर्गों में बांट देते हैं। क वर्ग में क्या है, क है, ख है, ग है, घ है, अंग। इसका उच्चारण आप लोग ध्यान से सुने, अंग। आप में से कई छात्र कहते हैं मैम इसे तो हम लोग अणे कहते हैं, कई कहते हैं कि हम इसे ड कहते हैं। तो बेटा आप सभी का उच्चारण गलत है। अगर जो भी अणे या फिर ड का उच्चारण करते हैं वो 100% गलत है। अपने उच्चारण में सुधार करें और इसका सही उच्चारण क्या है, वो है अंग। इसका सही उच्चारण क्या है, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। आप में से कई छात्र फिर कहते हैं कि मैम इसका उच्चारण तो हम कहते हैं ड, या फिर इसका भी अणे, या फिर हम कुछ नहीं करते हैं, भूल गए हैं कि हम क्या करते थे। तो ध्यान देंगे इसका उच्चारण क्या है, न्य, या फिर न्य बोल देते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ध्यान रखेंगे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये ध्यान दीजिए। अब आप लोग ना एक बात पे गौर कीजिए, जब आप लोग ना विद्यालय में पढ़ते थे तो क्या होता था, आप लोगों को बताया जाता था अंग खाली, इय खाली, ण खाली। इन तीनों को पढ़ाते समय कहते थे खाली, मतलब क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इय खाली। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली। अब खाली क्यों कहा गया, आज इस बात को समझिए। खाली इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो तीनों अक्षर हैं इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। या तो ये मध्य में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। जैसे मैंने कहा वीणा, तो ण कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। ऐसे मैंने कहा पुण्य, तो ये ण कहाँ आया, बीच में आया। इसलिए तो इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, या तो मध्य में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। तो जब शब्दों की शुरुआत ही नहीं हुई तो कुछ बताने के लिए है नहीं, तो इसलिए इनको कह दिया जाता है खाली। वहीं न से नल और म से मछली पढ़ा दिया जाता है। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक और रोचक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोग गौर करेंगे, बच्चों की वृद्धि और विकास की जब बात करते हैं तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, लगभग आप मान के चलिए 1.5 साल से लेकर, लड़कों के लिए 2.5 साल या 2 साल भी मैं कह सकती हूँ, बोलना प्रारंभ करते हैं। तो जब बच्चे बोलना, मैं ये नहीं कह रही ध्वनि निकालना, उसमें अब फर्क समझिएगा। बैबलिंग करने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, बबलाने की बात नहीं कर रही हूँ, बोलने की बात करें कि जब बच्चा बोलता है तो सबसे पहले वो प वर्ग ध्वनि बोलना प्रारंभ करता है, जैसे पापा, बाबा, बुआ, ये सब बोलता है। फिर उसके बाद दद्दा, तत्ता, ऐसे इस प्रकार से। मतलब जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो इस प्रकार नीचे से ऊपर के क्रम में बोलता है। मतलब पहले प वर्ग वाले अक्षरों को वो बोलना शुरू करता है, जैसे पप्पा, बब्बा, ये सब ये बोलता है, मम्मा, मामा, ये सब बोलता है। क्यों बोलता है बेटा, ना पियाजे का ना एक नियम है वस्तु स्थायित्व का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। वस्तु स्थायित्व का नियम क्या कहता है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बच्चा सबसे पहले होठ हिलाते देखता है। अब होठ हिल रहे तो पापा, बाबा, बुआ, होठ हिल रहे हैं और यही ध्वनि निकल रही है। तो बच्चा मुखाकृति को ध्यान से देखता है कि मुख की आकृति कैसे बन रही है, और सबसे पहले उन्हीं शब्दों को कैच करता है और वही बोलना शुरू करता है। अब हम बोलेंगे, कंठ बोल दिया हमने, कबूतर बोल दिया, तो ये ना स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जो मुखाकृति है उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार की ध्वनि निकालनी है। पर जब पापा बोल रहे हैं, होठ को आपस में जुड़ते देख रहा है, गौर कर रहा है बच्चा, मामा, बाबा, तो यही वाले अक्षर पहले सीखता है। तो कहते हैं ना कि सुनना और देखना, इन दोनों, मतलब सुन भी रहा है, देख भी रहा, दो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा, तालमेल स्थापित कर रहा, फिर वो बोलना सीख रहा है। और इसलिए बोलते समय जो बच्चा है क्या है, उल्टे क्रम से बोलना जो है शुरू करता है, क्योंकि उसके वाक्य यंत्रों का भी जो है वो अभी जो कहते हैं ना कि पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है। तो जैसे जैसे बच्चों के वाक्य यंत्रों का पूर्ण विकास हो जाता है, बच्चे सारी ध्वनियां जो है वो उसका सही उच्चारण करने लगते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों ने आज देखा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपने देखा। और कहाँ इनका उच्चारण स्थान है ये भी मैं एक बार आप लोगों को स्पष्ट करा देती हूँ। देखिए,
कवर के उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये कंठ के द्वारा बोलते हैं। चवर का उच्चारण स्थान क्या है? चवर का उच्चारण स्थान है तालु। टवर की बात की जाए, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तवर की बात की जाए तो इसका क्या है? दंत। जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करती है। पवर क्या है? इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये ओ है बेटा, ओ, ओष्ठ, ये हमने देखा। तो ये उच्चारण स्थानों की भी हम अगर बात करें तो ये सभी के उच्चारण स्थान भी लिख दिए मैंने। ये देखिए बेटा, अगर स्पर्श व्यंजन की मैं बात करूं तो ये संधि के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। जब आगे आप लोग संधि की कक्षा लेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है, क वर्ग का पांचवा व्यंजन कौन सा है, ये आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। तभी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो आप उस समय संधि करते समय ये नहीं ध्यान रखेंगे कि अच्छा क वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन था, पांचवा क्या था, ट वर्ग का तीसरा, ये नहीं होना चाहिए। आपको कहते हैं ना, फिंगर टिप्स पर सब याद रहनी चाहिए, ये चीज है। हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगली स्लाइड है हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की। विसर्ग का प्रयोग मैंने कर दिया। अंतस्थ व्यंजन, और कई बार अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कह देते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या था कि जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को पूर्ण रूप से जो स्पर्श करती है। आप लोग कभी बोलकर भी देखेंगे कि जैसे हम देखिए कवर की बात करते हैं, चवर की, टवर की और तवर की, आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि जीभ जो है वो पूरे स्पर्श कर रही है। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जीभ जो है वो पूर्ण रूप से स्पर्श न करके आंशिक रूप से स्पर्श करती है। तो ये क्या हो जाता है? अंतस्थ। और साथ ही अंतस्थ व्यंजनों की बात की जाए तो ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्वर में भी आ रहा है, थोड़ा सा व्यंजन में भी आ रहा है, और जीभ जो है पार्शली टच करती है आंशिक रूप से, तो इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। अंतः यानी कि मध्य या फिर बीच, और स्थ यानी कि स्थित, कहां पर है, उपस्थिति, कहां स्थित होता है। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा मतलब जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये चार हैं, य, र, ल, व। मतलब पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, आंशिक रूप से, पार्शली टच करते हैं, मतलब कंप्लीटली टच ना करके, ये क्या है, पूरी तरह स्पर्श ना करके आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंशिक रूप से, ये भी आप एक पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं, या आंशिक रूप, जीभ जो है आंशिक रूप से स्पर्श करती है। ये ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग। तो ये हो गए य, र, ल और व, चार होती हैं इनकी संख्या। और यहां ध्यान दीजिए बेटा, य और व जो है इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, सेमी वॉवल, अर्ध स्वर कहते हैं इनको, कहते हैं सेमी वॉवल। ल को कहा जाता है, ल की अगर बात की जाए और र की, तो कई बार ल और र का भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा लुंठित है, कौन सा प्रकंपित है। तो इस प्रकार से भी, जैसे अगर ल के उच्चारण की बात करते हैं तो जीभ जो है वो पीछे थोड़ी सी मुड़ती है। र की बात की जाए तो र के उच्चारण में वाइब्रेशन, कंपन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए र को जो है ना वो प्रकंपित भी पूछ देते हैं। कई बार ना ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा, इसे कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित र को कहते हैं, और र को कहते हैं लुंठित। जीभ जो है पीछे की तरफ मुड़ती है, इसलिए। तो ये अलग अलग हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊष्म व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, ऊष्म मतलब हीट,
हीट मतलब गर्माहट। गर्माहट कैसे उत्पन्न होती है? तो आप लोग कहेंगे आग जलाकर, या सभी का अपना अपना तरीका है, आप लोग बता सकते हैं। जब ठंड लगती है तो क्या करते हैं? गर्माहट उत्पन्न हो गई। स्पष्ट हुआ? तो जब दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं या दो चीजों को, तो ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा व्यंजन में ऐसा क्या होता है, इसे हम देखते हैं। ऊष्मा व्यंजनों के उच्चारण में ना हवा की गति बहुत तेज होती है, और जब हवा फेफड़ों के द्वारा मुख से बाहर निकलती है, गति तेज होने के कारण हवा जीभ के साथ घर्षण करती है। अब जब घर्षण करती है तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। आप सब अगर अपने मुख के सामने हाथ रखेंगे और बोलेंगे श श स ह, और बाकी व्यंजनों को बोल के देखिए, तो आपको अंतर एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें गर्माहट क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, श, स, ह। ये देखिए, ऊष्म, गर्म, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। श, जैसे हम तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, दंत्य स और ह, ये है 4। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, इनकी संख्या ये 4 है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो आज आप ध्यान दीजिए, 25 व्यंजन किसके हो गए? स्पर्श के अंतर्गत आ गए। 4 व्यंजन अंतस्थ के, और 4 ही व्यंजन ऊष्म के अंतर्गत आ गए। तो इस प्रकार से आपके 33 जो है वो पूरे हो गए, और हिंदी में यही मूल व्यंजन भी कहलाते हैं। तो बेटा, इसी के साथ अब कक्षा समाप्ति का भी समय आ गया, पर आप लोगों से एक विशेष आग्रह करूंगी कि बेटा, ये जो कक्षाएं हैं ना, सभी विषयों की कक्षाएं आप YouTube चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका सक्सेस स्क्वायर का YouTube चैनल है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी छात्र, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी छात्र जो हैं सक्सेस स्क्वायर के ये जो हिंदी की कक्षाएं हैं या अन्य विषयों की कक्षाएं हैं, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।